हमने अपने विगत 2 वीडियो में प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, फिर उसके बाद हमने परिवर्तनशील अनुपात के नियम को पढ़ा था। फिर परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्यवहारिकता को हमने जाना था। आज हम इस वीडियो में आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वांट कर्व की चर्चा करेंगे, जिसे हम हिंदी में समूह उत्पाद वक्र कहते हैं। समूह उत्पाद वक्र ठीक मांग सिद्धांत के उदासीनता वक्र की भांति होते हैं। जिस प्रकार उदासीनता वक्र उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा रही दो वस्तुओं के समान संतुष्टि देने वाले विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार आइसो क्वांट भी उत्पत्ति के दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे उत्पादक एक समान उत्पादन प्राप्त कर सकता है। जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे तो इंडिफरेंस कर्व में हमने देखा था कोई उपभोक्ता है और उपभोक्ता किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बिंदुपथ पर अपने संतुलन को स्थापित किया हुआ है और इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही थी। ठीक उसी प्रकार आइसो क्वांट भी हम एक प्रकार से दो साधनों के संयोगों का एक बिंदुपथ होगा जिस पर उत्पादक अपने उत्पादन को जारी रखेगा और उसके प्रत्येक बिंदु पर आइसो क्वांट के प्रत्येक बिंदु पर उत्पादक को समान उत्पादन मिलता रहेगा। क्रिस्टेट एक अर्थशास्त्री हैं, कहते हैं समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन सभी संभावित संयोगों को बताता है जो समान उत्पादन प्राप्त करता है। जिस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा हमने दिया था, ठीक उसी प्रकार से हम आइसो क्वांट की भी परिभाषा दे सकते हैं। आइसो क्वांट को हमने समझने के लिए आइसो क्वांट एक कर्व हमने बनाया है। आइसो क्वांट कर्व जो है, इस पर 100 इकाई की उत्पादन हो रही है और इस पे कई संयोग ABCD हैं। ए पर भी 100 उत्पादन होगा, बी पर भी, सी पर भी और डी पर भी 100 ही उत्पादन होगा, क्योंकि IQ के प्रत्येक बिंदु पर जो उत्पादन होता है वह सेम होता है। इसमें हम देख रहे हैं इस रेखाचित्र में x एक्सिस पर लेबर यानी श्रम, y एक्सिस पर कैपिटल यानी पूंजी है। जब संयोग ए था तो प्रोड्यूसर कैपिटल की 40 इकाई और लेबर की 1 इकाई का प्रयोग कर रहा था। जब वह कैपिटल को घटाकर लेबर को बढ़ाया है, यानी लेबर की अब 2 इकाई का प्रयोग कर रहा है, तो कैपिटल को 40 से घटाकर 25 कर रहा है। यानी जैसे ही वह लेबर की इकाइयों को बढ़ाता जा रहा है, वैसे वैसे कैपिटल की इकाइयों को घटाता जा रहा है। इस प्रकार यदि हम MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जानना चाहें तो इस प्रकार जो हमारा सूत्र होता है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई है जो हमारा चेंज इन कैपिटल यानी पूंजी में परिवर्तन, और डेल्टा एक्स हमारा चेंज इन लेबर। यदि हम बी बिंदु पर MRTS निकालना चाहें तो कैपिटल में कमी और लेबर में वृद्धि, कैपिटल में कमी और लेबर में जितना वृद्धि हुआ है, इसके परिवर्तन को हम निकाल करके और डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स की जगह मान को रखेंगे तो MRTS निकल आता है। इस प्रकार से हमने आइसो क्वांट को एक कर्व के माध्यम से समझा इस रेखाचित्र में। अब हम समूह उत्पाद वक्र की सीमा रेखा या रिज रेखा की चर्चा करेंगे, यानी बाउंड्री लाइन ऑफ आइसो क्वांट कर्व और रिज लाइन। रिज लाइन को समझने के लिए हमने एक रेखाचित्र बनाया है। इस रेखाचित्र में हमने 4 आइसो क्वांट बनाया है, यानी इसे हम आइसो क्वांट मैप कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे तो उसमें हमने चर्चा किया था कि यदि एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व होता है तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व मैप कह सकते हैं। उसी प्रकार से आइसो क्वांट में एक से अधिक आइसो क्वांट रहते हैं तो आइसो क्वांट मैप हम कह सकते हैं। इसे समझने के लिए हमने जो देखा है कि प्रोड्यूसर की A से D तक कई संयोग के बिंदु हैं साधनों के, फिर F से I तक हैं। हम देख रहे हैं जब संयोग A जहाँ पर प्रोड्यूसर एक संतुलन की अवस्था में है, संतुलन अवस्था स्थापित करने के लिए हमने A पर एक स्पर्श रेखा खींचा है और F पर भी एक स्पर्श रेखा खींचा है, और जहाँ पर आइसो क्वांट IQ1 को स्पर्श रेखा स्पर्श करता है वहाँ पर हमने मान लिया है कि प्रोड्यूसर संतुलन की अवस्था में है, यानी यहाँ पर उसे लाभ मिल रहा है। जब ये संतुलन का बिंदु था तो यहाँ पर लेबर की वह ON मात्रा
और पूंजी की वह ओएम मात्रा का प्रयोग कर रहा था। और जब मान लीजिए एफ बिंदु पर वह अपने उत्पादन को करे तो यहाँ पर जो उसका लेबर है उसका अधिक लगेगा और कैपिटल कम है, क्योंकि जब वह लेबर की मात्रा को बढ़ाएगा तो उसे कैपिटल की मात्रा को कम ही करना पड़ेगा। यदि हम आइसोक्वांट 2 की बात करें जहाँ पर प्रोड्यूसर का संतुलन बी है, बी पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल बढ़ा है और लेबर भी बढ़ा है। यहाँ पर जो उत्पादन है वह पहले से ज़्यादा हो रहा है, यानी इंडिफरेंस कर्व में हम यही जाने थे कि जो मूल बिंदु से जितना अधिक दूरी पर होता है उतना ही किसी भी उपभोक्ता के लिए अधिक संतुलन होता है। इस प्रकार से जो समुत्पाद वक्र, इसमें भी हम कह सकते हैं जो मूल बिंदु से जितना अधिक दूरी होता है प्रोड्यूसर को उतना ही लाभ मिलता है। चूँकि IQ2 IQ1 से ऊपर है तो IQ2 में स्वाभाविक रूप से IQ1 से अधिक उत्पादन होगा, तो अधिक उत्पादन के लिए अधिक हमें पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। तो IQ2 पे हमने देखा है कि बी बिंदु पर कैपिटल और लेबर दोनों को बढ़ाया गया है, यानी बी पर उसे कैपिटल की अधिक इकाइयाँ पहले की अपेक्षा और लेबर की भी अधिक इकाइयाँ हो रही हैं। जब जी बिंदु पे हम बात करते हैं तो जी बिंदु पे हमने लेबर को बढ़ाया है, फिर कैपिटल को कम किया। ऐसे ही हमने सी और एच बिंदु पर, डी और आई बिंदु पर किया है। मान लीजिए जो हमारा एफ बिंदु के बाद ऐसी क्वांट जो IQ है, एफ बिंदु के बाद हम चाहें उत्पादन करना, यानी अब लेबर को बढ़ाएं तो लेबर को बढ़ाकर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यदि लेबर को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें कैपिटल में कमी होगी, IQ पे कैपिटल में कमी होगी तो जो लेबर की सीमांत उत्पादन है वह घट जाएगी, यानी ऋणात्मक हो जाएगी। इस प्रकार से किसी भी प्रोड्यूसर के लिए यह लाभदायक नहीं होगा। तो जिस प्रकार से हमने जो प्रोड्यूसर है उसके तमाम संयोग का बिंदु ABCD है इसे मिला दें, और जो नीचे हमारा FGHI संयोग बिंदु उसे मिला दें, तो जो हमारा एक प्रकार से कर्व बन रहा है यही हमारा रिज लाइन है। इस प्रकार से जो ऊपर रिज लाइन जो मिला ABCD यानी AD, यह अपर रिज लाइन है, और नीचे वाला जो FI रिज लाइन है इसे हम कह सकते हैं लोअर रिज लाइन। इस प्रकार से हमने देखा कि रिज लाइन के माध्यम से किस प्रकार से प्रोड्यूसर AF, BG और CH और DI के मध्य ही उत्पादन करें तो उससे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि A के ऊपर F के नीचे यदि उत्पादन करें IQ1 पे या IQ2 पे या IQ3 पे या IQ4 पर तो उसे हानि की सामना होगा। यदि IQ1 के F बिंदु से आगे किसी अन्य बिंदु पर उत्पादन करता है तो उसे श्रम का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होगा, जो हमने ऊपर चर्चा किया है अभी। आगे अब हम रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के प्रतिफल को जानेंगे। पैमाने का विचार दीर्घकालीन है, क्योंकि दीर्घकाल में स्थिर साधन भी परिवर्तनशील हो जाते हैं। स्थिर साधन जैसे पूंजी या भूमि, उसमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, और दीर्घकाल में बहुत समय होता है और उस समय अवधि में हम अपने सारे साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं। उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को इच्छानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। आरंभ के पैमाने की वर्धमान प्रतिफल यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल प्राप्त होती है, मगर बाद में जैसे जैसे साधन की इकाइयों को बढ़ाते हैं पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल यानी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल प्राप्त होती है। इन दोनों प्रतिफलों के बीच पैमाने का स्थिर प्रतिफल यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होती है। पहले हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी वर्धमान पैमाने के प्रतिफल को जानेंगे। जब उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। यानी जब उत्पादन बढ़ाने के लिए हम साधन को बढ़ाते हैं तो साधन के वृद्धि की अपेक्षा उत्पादन में अधिक वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, यानी उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि इज ग्रेटर देन साधन में अनुपातिक वृद्धि। इसे समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमने यह एक्सिस पर फैक्टर A और वाई एक्सिस पर फैक्टर B यानी साधन A और साधन B है। देख रहे हैं कि 4 हमारा एक समुत्पाद वक्र है, IP1 IP2 IP3 I4 है। देख रहे हैं IP1 पर P बिंदु पर जो है प्रोड्यूसर अपने उत्पादन को कर रहा है, यानी 100 इकाई की उत्पादन हो रहा है IP1 पर। जब वह IP1 पर 100 इकाई का उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन करने के लिए 100 इकाई की उसे फैक्टर A की OA1 और फैक्टर B की OB1
इकाई का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए जैसे उत्पादन बढ़ाना चाहे तो साधनों को बढ़ाएगा, साधनों में A1 A2 और B1 B2 की वृद्धि किया, लेकिन साधनों में वृद्धि की अपेक्षा जो उसके उत्पादन में वृद्धि है वो अधिक हुई है, यानी PQ अधिक हुआ है वृद्धि। अब मान लीजिए फिर जो प्रोड्यूसर फिर अपने उत्पादन को बढ़ाए, फिर उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने साधनों को बढ़ाएगा, और फिर साधनों को A2 A3 बढ़ा दिया या B2 B3 बढ़ा दिया, तो इस साधनों में जो वृद्धि है इससे कहीं अधिक वृद्धि उत्पादन में अब PR हुई है। अब मान लीजिए फिर उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो साधनों को बढ़ाएगा, साधनों के A3 A4 और B3 B4 बढ़ाया तो उसके उत्पादन में वृद्धि अधिक हुआ है, यानी RT हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं और स्पष्ट रूप से हम देख भी सकते हैं कि PQ इज ग्रेटर देन QR और QR इज ग्रेटर देन RT, यानी अधिकतम उत्पादन हमारा PQ हो रहा है और मिनिमम उत्पादन हमारा RT हो रहा है। इस प्रकार से हमने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को समझा। अब हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को समझेंगे। यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात में बढ़ता है, उसे हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। इसे समझने के लिए हमने एक और डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमने 4 जो हमारा समुत्पाद वक्र है IP1 IP2 IP3 I4 है, इस पर प्रोड्यूसर को क्रमशः इस पर 100 200 300 400 इकाइयों के उत्पादन हो रहे हैं। प्रोड्यूसर अपने स्वयं का जो बिंदु PQ R और T पर अपना संतुलन स्थापित किया हुआ है। जब P उसका एक संतुलन का बिंदु था तो P पर वह फैक्टर A की OA1 और फैक्टर B की OB1 साधनों का प्रयोग करना पड़ रहा था। अब जैसे ही मान लीजिए उत्पादन को बढ़ाना चाहा तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उसने पहले अपने साधनों को बढ़ाया, साधनों में A1 A2 और B1 B2 को बढ़ाया, तो जितना साधन में वृद्धि हुआ है उतना ही उत्पादन में अब भी वृद्धि होगा, यानी PQ कह सकते हैं। PQ जो है वृद्धि हुआ है जितना साधन में वृद्धि हुआ। अब मान लीजिए फिर अपने साधनों को बढ़ाया, अब साधनों को A2 A3 बढ़ाया तो उत्पादन भी QR बढ़ा। अब मान लीजिए फिर साधनों को अपने A3 A4 या B3 B4 बढ़ाया तो उत्पादन में वृद्धि उतनी ही हुई, RT हुई, यानी जितने साधनों में वृद्धि हुई जिस अनुपात में उसी अनुपात में हमारा उत्पादन में भी वृद्धि हुआ। यानी हम इस डायग्राम को देखकर भी यह कह सकते हैं हम कि PQ बराबर QR बराबर RT है। इस प्रकार हमने इस डायग्राम के माध्यम से कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को समझा। आगे अब हम डिक्रीजिंग टू स्केल यानी पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को जानेंगे। उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होता है, तो उसे हम डिक्रीजिंग टू स्केल कहते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। इसे समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्रमशः फैक्टर A और फैक्टर B को लिया है। 4 समुत्पाद वक्र हैं जो IP1 IP2 IP3 I4 से व्यक्त किए गए हैं। देख रहे हैं IP1 पे जो उत्पादन 100 इकाई, IP2 पे 200 और IP3 पे 300 और IP4 पर 400 इकाई की उत्पादन हो रही है। मान लीजिए प्रोड्यूसर P पर अपने संतुलन बिंदु को स्थापित किया हुआ है, तो P पर उसे फैक्टर A की A1 और फैक्टर B की B1 हो रही है। मान लीजिए उत्पादन बढ़ाना चाहता है, समान मात्रा में साधनों को बढ़ाता जा रहा है, समान उत्पादन बढ़ाने के लिए वो अपने साधनों को बढ़ा रहा है, लेकिन जिस अनुपात में वो अपने साधनों को बढ़ा रहा है उससे कम अनुपात में जो है उसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है। यानी जो हमारा साधन है वह है A1 A2 और B1 B2 बढ़ाए तो हमारे उत्पादन PQ ही वृद्धि हुई, और फिर जो हमारा साधन A2 A3 वृद्धि किया, B2 B3 वृद्धि किया, तो हमारी जो उत्पादन में वृद्धि हुआ QR ही हुआ है। मान लीजिए फिर हमारे साधन में वृद्धि किया A3 A4 B3 B4 हुआ तो हमारे उत्पादन में वृद्धि RT हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेखाचित्र से भी यह देखकर स्पष्ट कर पाएंगे हम कि PQ इज लेस देन QR और QR इज लेस देन RT, यानी RT जो उत्पादन में सबसे अधिक हो रहा है, यानी जो I4 और IP3 के बीच जो गैप है वो अधिकतम है, तो RT हमारा अधिकतम है, PQ हमारा मिनिमम है।